पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आपको एक अच्छी खबर भी देंगे कि पाकिस्तान के तकरीबन 6 अरब डॉलर बच गए हैं और ये 6 अरब डॉलर टेथियान कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान के खिलाफ एक इंटरनेशनल मुकदमा किया हुआ था, जिसकी वजह से रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में और स्क्राइब होटल पेरिस में अटैच हुए हुए थे और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, पाकिस्तान के हक में फैसला दिया है। ये फैसले के क्या मंदरजात हैं ये आपसे शेयर करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। साथ नाज़रीन, आज एक अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी सदारत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने की और इसमें जो इलाकाई सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के तनाजुर में, उसको देखा गया और जो नए खतरात इस हवाले से इवॉल्व हो रहे हैं और अफगानिस्तान में जिस तरह से दोबारा दहशत गर्दों को मुनज़्ज़म किया जा रहा है, तो जो पाकिस्तान को खतरात हैं उस हवाले से अफवाज पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है उस हवाले से रिव्यू हुआ। उसकी तफसीलात क्या हैं वो भी आपसे प्रोग्राम में थोड़ा आगे चल के शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक अहम समाअत थी जिसमें कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब पेश हुए और लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से ब्लैक लिस्ट से निकालने का फैसला था, उसको चैलेंज किया था। उस हवाले से क्या तफसीलात हैं, मौजूद जज साहिबान की क्या ऑब्जर्वेशन थी, इतने फौरी इंसाफ पे, सस्ते इंसाफ पे, एक ही दिन में जो इंसाफ मिला, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ था, वो भी आपके सामने रखेंगे। साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज शरीफ खानदान का एक फैमिली पैकेज के शरीफ खानदान के मुख्तलिफ लोगों के केसेस थे जो कि अपील्स उनकी थी, उसमें क्या फैसले आए, क्या आर्गूमेंट्स हुए, अब इस केस का स्टेटस किस तरह से ये अपीलें आगे चलेंगी, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। ना सिर्फ ये, पंजाब हुकूमत के हवाले से नून लीग के मौजूद पार्लियामेंटेरियन ने दावा किया कि 3 जून तक फारिग कर देंगे। चौधरी निसार साहब हल्फ नहीं उठा सके, दोबारा हल्फ उठाएंगे तो उनका मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नून लीग में अब उनकी जगह नहीं होगी। इन मामलात पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, इनसे ही बात करेंगे। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है और अच्छी खबर काफ़ी अरसे बाद आई है, पाकिस्तान के हक में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में पहला फैसला काफ़ी अरसे बाद जो पाकिस्तान के हक में हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हसन अयूब, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या फैसला है और सरप्राइजिंगली पाकिस्तान के हक में ये फैसला कैसे आया? देखिए अरशद साहब, ये वाकई आपने जिस तरह कहा कि एक बड़े अरसे बाद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है और पूरी कौम को इस खबर के ऊपर जो है वो इस कामयाबी के ऊपर मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये 6 अरब डॉलर हैं जो कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं जो कि जाने थे और जो हमारे एसेट्स, जो नेशनल एसेट्स जो है इस केस में प्लज हो चुके थे, वो एक मशहूर जमाना हमारा एक असासा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का, रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल जो पेरिस है, ये दोनों बड़ी प्राइम लोकेशंस के ऊपर हैं और पाकिस्तान का फख्र जो है होते हैं, ये प्लज हो चुके थे। और टीसीसी जो कंपनी है ये बुनियादी तौर के ऊपर रिकॉर्डेड अवार्ड की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उस पर अमल दरामद के लिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट में गई थी और उसमें किसी हद तक उनको कामयाबी भी हुई थी। लेकिन इसमें वजह क्या बनी? वजह बनी हमारे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद खान, क्योंकि उन्होंने, मैंने देखा कि वो मुसलसल उन्होंने जो है इस पर काम किया और बिलखुसूस वहाँ के बेहतरीन जो है लॉयर्स वो हायर किए। बल्कि एक मौके के ऊपर जब जस्टिस काजी फाइज ईसा केस और सेनेट केस चल रहे थे तो उस मौके के ऊपर उन्होंने जो एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान थे उनको अमेरिका भी भेजा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि वो वहां पर गए और वहां पर जाकर कानूनी टीम से मिले और फिर वहां की कानूनी टीम को लेकर पाकिस्तान आए और उन्होंने आकर अटॉर्नी जनरल ऑफिस में जो है इस हवाले से मीटिंग्स भी की। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि जो टीसीसी है उसको अब जो कानूनी चारा जोई के ऊपर पाकिस्तान के अखराजात आए हैं वो भी पाकिस्तान को पे करने होंगे, यानी जो खर्चा पाकिस्तान ने किया है इस केस के ऊपर अपने जो असासे हैं इनको बहाल कराने के लिए, ये अखराजात भी अब टीसीसी को बर्दाश्त करने होंगे। जी बिल्कुल ठीक है हसन, हमारे साथ ही रहिएगा। आपसे मजीद भी आज के सुप्रीम कोर्ट में समाअत और हाई कोर्ट उस सवाल से ही बात करेंगे। सेनेटर फैसल वाडा साहब, इससे पहले अक्सर हम देखते थे कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हार जाते और $6 बिलियन पाकिस्तान जो प्रॉपर्टीज अटैच हो गई थी, आज ये केस जीत लिया। इसकी क्या वजह है? इस हुकूमत ने मुख्तलिफ ऐसा क्या किया कि अटॉर्नी जनरल साहब उन्होंने ये केस जीता और जैसे हसन राइटली उनको क्रेडिट भी दे रहे हैं, उनका भी क्रेडिट है, बाकी इदारों ने भी इसमें काफ़ी इनपुट अपनी तरफ से दी। हुकूमती पॉलिसी का इसमें कोई अमल दखल है? बहुत शुक्रिया अर्शद साहब।
सबसे पहले तो ये कि हम सबको आपको भी मुबारकबाद हो, और आपने जिस तरह फ्लैश किया मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि $6 अरब जब ये नाअहल, निकम्मी, झूठी, मकार, करप्ट, चोर हुकूमत नून लीग की गई, तो आपने इंटरनेशनल वर्ल्ड से इतना कर्जा लिया था बचाने के लिए मुल्क, और उतनी पेनल्टी ये लगवा के निकम्मे झूठे बेईमान मकार गए। तो फर्क ये है कि इसमें भी इनकी किकबैक थी। जब ऐसी पेनल्टीज लगती थी तो आर्बिट्रेटिंग फर्म्स हायर की जाती थी, उनसे कहा दिया जाता था कि हम केस और कमजोर कर देंगे, पेनल्टी आपके खाते में चली जाएगी, और उस खाते की पेनल्टी आप अपनी जेब में डाल के आ जाते थे। फर्क ये है कि इमरान खान साहब वो दूसरी साइड से जेब में अपने पैसा बनाने वाले आदमी नहीं है, तो उनकी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन थी पाकिस्तान। आप उस वक्त वफाकी वजीर भी थे जब प्राइम मिनिस्टर साहब को एक ब्रीफिंग भी दी गई थी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में हम अक्सर केसेस हार जाते हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस हमने पे किए हैं। जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने ब्रॉडशीट कमीशन में भी ये फैक्टर हाईलाइट किया था। तो तब्दीली आपने क्या की इस हवाले से, पॉलिसी डिसीजंस क्या? इमरान खान साहब ने अपनी जेब भरने का कभी इरादा नहीं रखा, सबसे पहली चीज तो ये। और जो पिक किया इसके अंदर, जो उन्होंने चूज किया खिलाड़ी, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब, नॉट दैट आई नो हिम वेरी वेल, लेकिन बहुत ही कॉम्पिटेंट, जबरदस्त, ईमानदार, नेक नियत। अगर खालिद जावेद खान से 50 आदमी बन जाए, 50 आदमी और आ जाए पाकिस्तान के अंदर आगे फ्रंट लाइन के अंदर, तो इमरान खान साहब की जो विजन है, वो जो आपने कई सालों में पूरा करना है, जो छोड़ के गए हैं, वो आधे टाइम में हो जाएगा। इतने कॉम्पिटेंट आदमी, और इमरान खान साहब को उसका क्रेडिट देना चाहिए कि बार बार आखिर में उनको यह भी कहा गया इट्स अ लॉस्ट केस। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, नून लीग गवर्नमेंट ने अरबों रुपए इसमें खर्च किए, उसमें ही माल बनाया है कि लॉयर्स को दिया, आर्बिट्रेटिंग फर्म की अरेंज किया, ये तो इनकी जेब में पैसा आना था। जैसे आईपीपी के आज तक पैसे आ रहे हैं इनकी जेब में, जो डॉलर्स में वायदा किया कि अब लाइट जलाएं या ना जलाएं, आपने पैसे देने हैं। ये फिर इमरान खान की ईमानदारी कि पाकिस्तानी कौम का टैक्स पेयर का पैसा नहीं, जितने कर्जा हमें लेना पड़ा उतना आपने बचा लिया, एसेट्स बचाए, इनका टैक्स पेयर के पैसे बचाए, कामयाबी पाकिस्तान को दिखाई। लेकिन ये चीज हाईलाइट और इसकी परसेप्शन बिल्डिंग के अंदर 2-4 आदमी आप जैसे या चैनल्स तो आगे आए हुए हैं। ये तो इंटरनेशनल बहुत बड़ी खबर है जो पाकिस्तान के हक में आई है, पाकिस्तान के हक में बहुत बड़ा है। और नाज़रीन, अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नैब की तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अपील थी, उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का फैसला किया। तो उस हवाले से जो समाअत हुई उसके चंद चीदा नुकात आपसे शेयर करते हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अदालत को बताया कि मसला किसी के बैरून मुल्क जाने का नहीं, अदालती तरीका कार का है। जिस रफ्तार से अदालत लगी और हुक्म पर अमल दरामद का कहा गया वो काबिल तशवीश है। हाई कोर्ट में जुमतुल विदा के रोज एतराजात लगे और दूर भी हुए। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने इस पे ऑब्जर्वेशन दी कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट की 7 मई की मोहर लगी है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना था कि मोहर के हिसाब से तो दरख्वास्त दायर भी उसी दिन हुई जब हुक्म दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन का सवाल था इस हवाले से कि इतनी जल्दी में सारा काम कैसे हो सकता है। इंतहाई अर्जेंट दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की बाकायदा तहरीर होती है। अदालत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को रिकॉर्ड समेत तलब भी कर लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन का एक और सवाल था कि क्या शहबाज शरीफ को कोई मेडिकल इमरजेंसी थी जो इतनी जल्दी समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब का कहना था कि शहबाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमात मुस्तरद हुई थी। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि शहबाज शरीफ को इमरजेंसी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने तो वफाक का मौके भी नहीं सुना, यकतरफा हुक्म देकर अमल दरामद के लिए भी जोर दिया गया। शहबाज शरीफ काबिल एहतराम है, लेकिन इंसाफ कानून के मुताबिक मिलना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन का सवाल था क्या जमानत के दौरान बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी है। तो अटॉर्नी जनरल का जवाब था कि अगर कोई कानूनी पाबंदी ना हो तो जेल से सीधा एयरपोर्ट जाया जा सकता है। शहबाज शरीफ के बकौल उनका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं था। वफाक का मौकिफ सुना जाता तो आगाह कर देते कि नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं है। शहबाज शरीफ का नाम अब ECL में शामिल किया गया है। नैब में केसेस चल रहे हैं लेकिन उसे फरीक नहीं बनाया गया। उनका मजीद कहना था कि अदालत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को भी नोटिस जारी करे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि केस का रिकॉर्ड आ जाए फिर नैब को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को भी नोटिस जारी कर दिया और अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट से केस का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। पिटीशन कब दायर हुई, कब मुकर्रर हुई, तमाम रिकॉर्ड फराम करने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते बुध तक मुलतवी कर दी।
तो नाज़रीन, ये वो था फौरी इंसाफ जो शहबाज शरीफ साहब को मिला, जिसको हुकूमत ने चैलेंज किया। और हसन अयूब साहब, आपसे जानना चाहूंगा, शहबाज शरीफ साहब ने एक जमानत भी दी थी अपने भाई मियां नवाज शरीफ साहब की। उस जमानत के हवाले से कोई सवाल जवाब हुआ या हुकूमत का इरादा है कि वो भी सामने रखें? और इस हवाले से आप क्योंकि कानूनी कवर करते हैं, कोर्ट्स को कवर करते हैं, तो एक शख्स अगर जमानत दे और वो पूरी ना हो तो उसके साथ बाकी फिर आगे लीगल प्रोसेस क्या होता है? दो प्रोसेस हो सकते हैं जी अरशद साहब। एक तो प्रोसेस ये होता है कि अगर कोई जामिन है और जो उसकी जमानत जो है उस पर वो अमल उसको अपनी जमानत पर पूरा नहीं उतरता वो शख्स, तो या फौजदारी कार्रवाई हो सकती है, तो अदालत की कार्रवाई हो सकती है। यानी फौजदारी कार्रवाई जो है वो दफा 476 होती है, 476, इसके तहत फौजदारी कार्रवाई होती है और ये एक रूटीन का प्रोसेस है। तमाम मैं एक बड़ी आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि ये जो सारा फैसला था बयान हल्फी, तो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है शहबाज शरीफ, उन्होंने जरूर दिया था लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस फैसले में उस बयान हल्फी का जिक्र नहीं है। तो ये एक टेक्निकल चीज है, क्योंकि एक स्टेटमेंट तो हाई कोर्ट के अंदर सबमिट हुई भी है, तो गवर्नमेंट को, फैसलवाड़ा साहब बैठे में है, तो इनको एप्लीकेंट बनना चाहिए, इस मामले के ऊपर ये जाना चाहिए, एप्लीकेशन देनी चाहिए हाई कोर्ट में ताकि वो काम चले। क्योंकि देखें, इसमें तौहीन अदालत तो मामला कोर्ट के दरमियान है और कंटेम्नर के दरमियान है। यानी अगर कंटेम्प्ट की है शहबाज शरीफ साहब ने तो वो अदालत जाने और शहबाज शरीफ साहब जाने, लेकिन जो ये एफिडेविट सबमिट किया है तो हुकूमत भी एक फ्रीक है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट जा सकती हैं, इनको किसी ने नहीं रोका। फवाद चौधरी साहब ने तो अपोज किया था जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाने को, लेकिन आई बिलीव के जो कैबिनेट के तो इस हवाले से अदालती कार्रवाई आप कह रहे हैं हसन के अभी तक बाकायदा एप्लीकेशन जो है अदालत में कि जनाब ये तो जामिन थे और इस एफिडेविट के हवाले से भी कार्रवाई हो, वो हुकूमत ने अभी तक कोई नहीं की, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कोई एप्लीकेशन मेरे इल्म में तो नहीं है, बल्कि मैंने कुछ ऐसा कबल जो हमारे एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एडिशनल एडवोकेट जनरल थे पंजाब के, मैंने उनसे भी सवाल किया था कि आप बताएं कि ये एप्लीकेशन क्यों नहीं दी गई, तो उस पर उन्होंने कोई मुझे जो है वो ठोस जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस बात की बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक सादा सा सवाल कर लेता हूं, अगर कोई शख्स चेक दे, ऑर्डिनरी चेक दे और वो बाउंस हो जाए तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? और यहां तो अदालत के अंदर एक बयान हल्फी दिया गया, तो आम पाकिस्तानी के साथ अगर वो बयान हल्फी दे तो क्या सलूक होता है या चेक बाउंस हो जाए? देखिए, आप जो छोटी मोटी सिविल कोर्ट के अंदर जो है लोग इस किस्म की जालसाजी करते हैं और बाद में गिरफ्तार भी हो जाते हैं, लेकिन ये तो हाई कोर्ट है। यानी आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो सबसे आला अदालत है, आला अदलिया में शुमार होता है लाहौर हाई कोर्ट का या किसी भी हाई कोर्ट का, तो इस आला अदलिया के अंदर जो उन्होंने एक अपना एफिडेविट दिया है, उस एफिडेविट के ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है। और मैं जिस तरह आपको बताया बिल्कुल ठीक है हसन अयूब, हो सकती है, यानी 476 के तहत जो है वो फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है, और तौहीन अदालत की अगर कार्रवाई है वो तो अदालत जो कि हुकूमत को करनी है। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब में प्रोग्राम सेगमेंट में ज्वाइन करने का। मिनिस्टर साहब, एफिडेविट का आप लोगों ने बहुत से बयानात भी दिए, लेकिन जो अदालती कार्रवाई है, बकौल हसन अयूब जो हमारे कोर्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, कहते हैं उनके इल्म में नहीं है कि आपने कोई अदालती कार्रवाई एफिडेविट के हवाले से अभी तक शुरू की हो। क्या वजह हो सकती है इसकी? कोई बैकग्राउंड डील है आपकी? अर्शद साहब, मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब भी आप ही को देना चाहिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आपको पाकिस्तान की सियासत का भी पता है और कार्रवाइयों का भी पता है और इंसाफ के तकाज़ों का भी पता है। यहाँ तो रेमिटेंसेस और बैंक ट्रांसफ़र शहबाज शरीफ के अकाउंट में आ गए इनोनिमस जगहों से। शहबाज शरीफ साहब बाहर हैं और मुल्क से जाने पे बज़िद हैं, और इससे पहले उनके जो मोहतरम और ज़बरदस्त किस्म के जो लीडर पाकिस्तान को मिला था नवाज शरीफ, वो कन्विक्शन के बाद, जेल जाने के बाद, तरस आने के बाद, जेल के बाद बाकी हज़ारों मुजरिम वहाँ मर रहे हैं जेलों के अंदर, अद्वियात और फैसिलिटीज़ ना मिलने की वजह से। उनके लिए आप एक जहाज़ लाते हैं जिसमें अंगूर रखे जाते हैं, वो यहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से फिर बयान देते हैं और इस मुल्क का बर्बाद करने का इंडियन काबीना ने किया, जिसमें आपने अपोज भी किया था और एक दो और ने शायद अपोज किया था, लेकिन काबीना ने तो किया, आपने उसके बाद आपने कोई जिनको आप कहते हैं जाली मेडिकल रिपोर्ट, उस पर कार्रवाई भी नहीं की। अर्शद साहब, आपके पास ये पेपर है, आप मुझे दें, मैं आप पे भरोसा करके कोई चीज़ कर लूँ तो आई विल नॉट बी फॉल्टी,
बट मैं इस ब्लेम से बिल्कुल मतलब कि वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत को चूना लगाया जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सर चूना तो इस देखिए मैंने आपके पहले भी शो पे कहा था कि चूने की तो फैक्ट्री है, मुल्क को चूना लगाने के लिए आप आज जितना बड़ा चूना लगाएंगे उतनी बड़ी इज्जत आपको पहले भरोसा कर लिया, अभी तहकीकात किधर है? सर तहकीकात भाई मैं आपको कह रहा हूँ आपके अकाउंट से शहबाज शरीफ के अकाउंट में पैसे आ गए कि 9 नंबर जगह से, आज तक प्रूव हुआ पाकिस्तान के अंदर? कोई ऐसा केस मुझे बता दे जिसमें प्रूव हो गया हो, क्योंकि हमारे पास हमने वो लॉज ही नहीं बनाए। हम फिर कहते हैं अदालतों ने फैसले किए। आपकी प्रोसिक्यूशन है सर, मेरी प्रोसिक्यूशन है, लेकिन मेरे पास कानून बनाने का ना मैंडेट है, ना मेरे पास उतनी हुकूमत में स्ट्रेंथ है। आपके अलावा किसके पास मैंडेट है? 2/3 मेजोरिटी थी सर। ये 18वीं तरमीम में कहां से आई? ये 2/3 मेजोरिटी कहां से आई? मैं खाऊंगा, तुम खाओगे, बारी बारी खाओगे। सर आपका हुक्म सर आंखों पर। कल हम अब मूव कर देते हैं इस एप्लीकेशन को। आपके बच्चे की क्या उम्र है, बेटे की बताएं ना सर, बताएं आपके बेटे की क्या उम्र है? उसका आप आगे सवाल करें। क्या उम्र होगी सर? सवाल करें सर, उम्र क्या होगी? सवाल तो करें ना सर। आपकी उम्र माइनर है सर। वो उसका भी माइनर पैदा हो जाएगा, वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसका बाप बन जाएगा। ये मूव ही होती रहेंगी, मूवमेंट पे ही रहेंगी। ये तो सब चीजें इंटरेस्ट ओरिएंटेड होती हैं। जब आपको मुल्क संभालना है तो आपको भी अपना शेयर डालना है, जजेस को भी अपना शेयर डालना है, फौज को भी अपना शेयर डालना है, पॉलिटिशियन को भी डालना है, ब्यूरोक्रेट को भी डालना है। इंटरनेशनली आज इतनी बड़ी कामयाबी मिली, पाकिस्तान के $6 बिलियन बच गए। यहाँ पे पूरी पाकिस्तानी हुकूमत का इंटरेस्ट है, इंटरनेशनली जीत गए, और लोकली इतना इंटरेस्ट से परस्यू नहीं होता। लेकिन एक आखिरी बात कहना चाहूंगा अर्शद शरीफ साहब, आपको मैं एक आखिरी मिसाल दूंगा, इसके बाद आप चुप हो जाएंगे। चीफ जस्टिस, हाजिर चीफ जस्टिस एक जगह पे शराब पकड़ लेते हैं सरेआम, उसकी लैब रिपोर्ट शाम को आती है कि शरबत है, तो चीफ जस्टिस की पकड़ी हुई चीज इस मुल्क के अंदर शहद बन जाती है। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के होते हुए, तो सर फिर आप मुझसे क्या बात करें, मुझे क्या पूछ रहे हैं? जिस मुल्क के अंदर हाजिर चीफ जस्टिस शराब पकड़ ले, उसकी रिपोर्ट शाम को शहद की आ जाती है लेबोरेटरी से। क्या बातें करें सर आप? नाज़रीन, आपने सेनेटर फैसल वाडा जवाब सुना। इस बारे में आप भी सोचिएगा। एक वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज शरीफ खानदान का फैमिली पैकेज जो अपील्स का था और नैब की अपील था, उस हवाले से क्या कार्रवाई हुई उस पर ही बात करेंगे। एतजाज़ एहसन साहब से ही बात करेंगे, और पंजाब हुकूमत उस हवाले से नून लीग के एक पार्लियामेंटेरियन का दावा वो क्या है, चौधरी निसार साहब किधर जा रहे हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मेंबर बेंच के सामने शरीफ खानदान की अपीलें, नैब की अपीलें जो उनकी सज़ाओं के हवाले से थीं, उस हवाले से समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में जो अदालती कार्रवाई हुई, उसके चंद सीधा नुकात आपके साथ शेयर करते हैं। आज अदालती कार्रवाई जब शुरू हुई तो वकील आज़म नज़ीर तारड़ वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने पहले तो अदालत को ये बताया कि जनाब मैं तो वैसी केस देखने आया हूँ। तो और सवाल जवाब जब हुए तो उन्होंने कहा था कि जब तक नवाज शरीफ नहीं आते केस को गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दें। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सवाल किया, या तो हम नवाज शरीफ की दायर की गई अपीलों को खारिज कर दें, ये भी एक अदालत के जहन में सवाल है। साथ ये भी था कि नवाज शरीफ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने का आईनी तरीका बताया जाए। जस्टिस आमिर फारूक साहब का ये भी सवाल था कि मौजूदा हालात में केस को कैसे आगे लेकर जाया जा सकता है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब का कहना था कि इस केस का एक सियासी चेहरा भी है, ऐसी अदालती नज़ीरें भी हैं कि अपीलों को अदम पैरवी पर खारिज कर दिया जाता है। अदालत ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इसी केस के हवाले से और आज की डेवलपमेंट्स के हवाले से नाज़रीन हमने पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान, पार्लियामेंटेरियन, सियासतदान एतजाज़ एहसन साहब से बात की। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज गैर मुय्यना मुद्दत तक इस केस को डिले करने की प्रपोजल अदालत के सामने रखी, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये केस गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाए? अरशद, पहली तो बात यह है कि मुझे खबर नहीं कि तुमने कहाँ से मेरा पता लगा लिया है। मैं तो क्या, जिस तरह कहते हैं कि जिंदगी से भाग, राशिद ने कहा जिंदगी से भाग कर आया हूँ मैं, तो मैं तो चित्राल आया हूँ, और एक ऐसी 5 स्टार अकोमोडेशन है, बेहतरीन अकोमोडेशन है, और लेकिन वो कमरे में भी टीवी नहीं है, वो ये भी सेल फोन है, स्मार्टफोन पे भी बातें यहाँ से नहीं हो सकती। ये दुनिया से दूर ले जाते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं। और यहाँ 2 दिन में और रहा हूँ, और तो कोई मुझे मेरा सुराग नहीं। पादशाह साहब, मेरे फोन पे, आम फोन पे मेरा ताल्लुक मेरे दफ्तर से है, जिन्होंने मुझे बताया
आज जो सवाल कर रहे हैं वो आप, ये तो पॉसिबिलिटी इस लिहाज से नहीं है कि ये एक जरूर सुप्रीम कोर्ट में की जजमेंट है। इस बारे में महरम अली का केस है, लियाकत हसन का केस है, 1998 1999 के ये केस है कि ट्रायल जो है वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मुल्जिम प्रेजेंट ना हो। ये मुल्जिम की प्रेजेंस की जरूरी है, और वो फिर अगर वो पेश ना हो तो ट्रायल के लिए उसका केस अलहदा कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 512 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन के तहत कार्रवाई करके, जो सेक्शन 87, 88 के तहत होती हैं, वो बाकायदा करके उसका केस अलहदा करके बाकी मुल्जिमों का ट्रायल अलहदा चल सकता है। और उसका ट्रायल जब होगा जब वो कभी पकड़ा गया या सरेंडर उसने किया। लेकिन अपील तो तुम्हें कोई ये ऐसा हक नहीं मिल सकता, अपील तो मुल्जिम खुद कर रहा है। जी एतराज एहसन साहब, तो फिर अदालत के सामने लीगल ऑप्शंस क्या हैं? एक तो ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब की दायर करदा अपीलों को खारिज कर दिया जाए या केस को पेंडिंग कर दिया जाए, और एक ऐसे केस को पेंडिंग कर दिया जाए जिसमें नवाज शरीफ साहब खुद भगौड़े हो गए गारंटीज दे के, और इस केस को पेंडिंग कर दिया जाए। अपील पेंडिंग तो नहीं रखी जा सकती। अपील तो अदम पैरवी के असूल पे कानून ये कहता है, कानून तो बिल्कुल ये कहता है वो खारिज होनी चाहिए। और ये प्रिविलेज अगर एक मुल्जिम को मिल जाए तो फिर सबको, हर जो अपील करता है क्रिमिनल अपील, सारी ही लोग इधर उधर हो जाएंगे देखते हुए कि ये जज साहब जरा गलत ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। और जिसको बेल मिली हुई होगी, चाहे मैरिज से मिली हो चाहे दूसरी अंदाज से, उसने अगर एक पेशी पे देख लिया कि ये बेंच बड़ा मुखालिफ जा रहा है, इसकी ओपिनियन हमारे साथ नहीं जा रही, तो वो मफरूर हो जाएगा, वो अगली पेशी पे नहीं आएगा और कहेगा कि जी आप ये सुन नहीं सकते, इसको इंडेफिनेटली इसको एडजर्न करें। या जो मैं समझाऊं, जो रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया पे कि तारा साहब ने ये भी वहाँ गुजारिश की है कि इसको डिसमिस कर दें, पर इसको रिवाइव कर लेंगे जब वो पेश हो जाएंगे। ये एज ऑफ राइट तो नहीं हो सकता, कोई बेंच इसको ये अश्योरेंस तो नहीं दे सकता। बेंच तो ये कह सकता है कि ये मौके मिले और वो इन शराइत पर वो मुल्क से बाहर गए, और अदालती और कानूनी लफ्ज भगौड़ा नहीं है, मफरूर का है, तो मैं मफरूर का ही इस्तेमाल करूंगा। तो वो मफरूर है चूंकि, और कानून को मतलूब भी है और हमें भी मतलूब है और पेश नहीं हुआ है और उनकी अपनी अपील है। तो वो अगर किसी और की होती तो मेरा ख्याल है वो डिसमिस हो जाती विदाउट एनी कंडीशन या विदाउट एनी प्रिविलेज और बेनिफिट, कि वो साल जानते हुए कि पेशी लगी हुई है। एतराज एहसन साहब, मरियम सफदर और कैप्टन सफदर की सजाओं के खिलाफ जो अपील है वो 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई उनकी दरख्वास्त पे। तो क्या मरियम सफदर और कैप्टन सफदर का जो केस है वो नवाज शरीफ साहब के केस के साथ मुंसलिक है या कि ये अलग चल सकता है? हाँ, इनके चल सकते हैं। इनके तो अगर ये पेश होंगे और इनकी तरफ से वकील होंगे तो इनके भी चलेंगे, मरियम का भी चलेगा, वो चलेगी अपील, वो तो चलेगी। और ये मेरा ख्याल है टेस्ट भी करना चाहते हैं। एक दे हैव नो डाउट द सर्विसेज ऑफ द बेस्ट लॉयर एंड कंसल्टेशन विद द बेस्ट लॉयर, कि मरियम का और सफदर का केस पहले सुना जाए, नवाज शरीफ साहब की चाहे अपील डिसमिस हो जाए, पर अगर किसी कोई रियायत मिल गई मरियम और सफदर को या क्विटल हो गया, तो फिर जब होगा कि देन ही कैन कम एंड ही विल हैव अ स्ट्रॉन्गर केस के लिए। तो बाकियों का क्विट हो गया, मेरा भी क्विट हो क्यों क्यूज को, ऑल्दो दैट इज ऑल्सो नॉट ऑफ राइट, वो भी कोई इस्तेकाक नहीं है कि मुस्लिम कह के जी बिल्कुल आपने जो कि क्विट कर दिया ऑन मेरिट्स, बाकियों को तो मुझे भी करें, वो इस्तेकाक नहीं है। उस पर भी
अदालत को मेरिट्स देखने पड़ेंगे, पर एक स्ट्रॉन्गर केस इनका हो जाएगा कि अगर कोई रियायत मरियम या सफदर को मिल जाती है और मियाँ साहब उसके बाद उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो वो जरा उनका केस स्ट्रॉन्गर होगा। एतजाज साहब, आपका माशाल्लाह काफ़ी तवील एक और लंबा कानूनी एक्सपीरियंस है। आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा के वकला की एक डेलिब्रेट कोशिश है कि इस केस को जितना डिले किया जाए उतना ही उनके लिए अच्छा है? अरशद, वकला तो वो काम करते हैं जो क्लाइंट एडवाइज करता है, वो जाके उठा के तो उनको नहीं ला सकते। मैं उनकी शहबाज शरीफ की अंडरटेकिंग पे भी क्या करता हूँ कि वो खुद तो जाके नहीं को उठा सकते, चलो भाईजान आपको मैं जबरदस्ती फ्लाइट में बिठा रहा हूँ, ले चला हूँ, ना अंग्रेजों ने इस तरह किसी को करने देना है। तो ये तो एज इंस्ट्रक्टेड बाय द अपेरेंट नवाज शरीफ ही इसको देखा जा सकता है ना। एतजाज अहसन साहब, नैब प्रोसिक्यूटर्स, नैब के वकला को इस हवाले से अदालत के सामने क्या करना चाहिए? नैब के प्रोसिक्यूटर्स तो यही इस वक्त कह सकते हैं ना कि जी मेरिट्स पे फैसला कर ले जाते जाते। मेरिट्स पे भी वो मतलब है अगर वो इजाजत देते हैं, वो कोई ये रियायत देते हैं मियां नवाज शरीफ को, अगर अदालत इजाजत देती है कि उसका कोई नुमाइंदा पेश हो जाए या कोई वकील उसकी जानिब से पेश हो जाए, जो एक बड़ी रियायत होगी, फिर तो हर मफरूर को वो, इसलिए ये आई डोंट थिंक के अदालत भी विलिंग होगी, मायल होगी इस तरफ ये करने के लिए, और ये चांस लेंगे मेरा ख्याल है शरीफ फैमिली। और जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन देनी है वकला को, वकला ने तो उसी तरह करना है। तो ये चांस ले सकते हैं, शायद ले कि जी मरियम के केस की बहस करवा के और देख लें अगर उधर कोई गुंजाइश बनती है हमारे केस की, तो एक 2 टियर हियरिंग और 2 चांसेस देने का मौका बन जाएगा। एतजाज अहसन साहब, क्या आपको लगता है कि शरीफ खानदान इस वक्त जो स्ट्रेटजी अपना रहा है वो हुदैबिया पेपर मिल केस वाली स्ट्रेटजी है? नहीं, उनकी तो स्ट्रेटजी जाहिर है यही है कि डिले इनएविटेबल व्हाट अपीयर्स टू बी इनएविटेबल, इट मे नॉट बी, पर जो कि लगता है कि ये अब यही एक मुमकिन सूरत हाल है कि इनकी अपील डिसमिस हो मियाँ साहब की, अगर वो पेश नहीं होते, उनके वकील पेश नहीं होते। और अगर ये अपील डिसमिस हो तो उनका जो स्टेटस है वो एक कन्विक्ट का रहेगा, सजा याफ्ता शख्स का, कॉन्विक्ट का एंड ऑफ एब्सकॉन्डिंग कॉन्विक्ट, मफरूर का। एतजाज अहसन साहब, सुप्रीम कोर्ट में भी आज शहबाज शरीफ साहब का जो ब्लैकलिस्ट के हवाले से केस था, उसमें क्या आपको लगता है सवाल ये सामने है कि इतना फौरी इंसाफ किस तरह से हुआ और क्या आम आदमी के लिए भी इतना ही फौरी इंसाफ अवेलेबल है? नहीं, वो बात मुझे वैसे इनकी उस बात की समझ नहीं आई वो, और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे कुछ उलझन तो हुई है, अगर तशवीश नहीं कि ये केस जुमातुल विदा वाले दिन ही सुना गया। वो एक जज साहब ने पॉइंट आउट किया है, वो लगाया गया और उसी दिन दाखिल हुआ, उसी दिन सारी रिलीफ मिल गई। इस पे अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली इस पे रिकॉर्ड मंगा लिया है और उसमें क्या किया, क्या नोट लिखा तो चीफ जस्टिस साहब ने, फिर किस तरह वो केस दफ्तर गया, या वो सारी फाइल ही उन्होंने मंगा ली है। तो आई थिंक दे विल, मेरा ख्याल है वेडनेसडे शायद दी है तारीख, तो देखेंगे उसको यकीनन सुप्रीम कोर्ट गौर से परखेगी। बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब, आपने इतनी दूर चित्राल में बैठे हुए भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। सेंट साहब, आपसे जानना चाहूँगा क्या हुकूमत को इदराक है कि जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन टीम है, जिस तरह रिको डिक का केस परस्यू किया, इन केसेस को उसी तरह परस्यू करना है, या कि बतौर डील नून लीग के साथ आप लोग इसको उतना एक्टिवली परस्यू नहीं करेंगे? काश सर हम व्हीलिंग डीलिंग वाली गवर्नमेंट होते तो आज हम इन सब मसले मसाइल से नहीं गुजर रहे होते। हमें भी फ्री रन मिलता, हर चीज़ हमारी पास हो जाती, वो भी खाते, तुम भी खाते, हम भी खाते। हमें तो सर वजारत में बैठ के भी
एक आम आदमी से भी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सिचुएशन हुई, क्योंकि निज़ाम ऐसा है, ना ब्यूरोक्रेसी तंग करती, ना ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा हमारे ऊपर होता, ना ये परसेप्शन क्रिएट होती कि हम कुछ नहीं कर सकते। वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक कामयाब प्राइम मिनिस्टर को उसकी गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन आप टीवी पे देखें, रिक्विटी की खबर लेके $6 अरब, $6 अरब। आप जैसे 2, 4, 5 और लोग हैं जो ये तो इंटरनेशनल स्टोरी है, सब जगह आएगी। आप क्योंकि हमने जल्दी तक कर ली, ARY पे अक्सर खबरें पहले आती हैं, जल्दी आप जरूर क्रेडिट ले लें, लेकिन एक होता है हर जगह पे खबर आना और एक होता है खबर के साथ उसके साथ पैशन को ड्राइव करना, हर आदमी के दिल और दिमाग में डालना कितना बड़ा काम हुआ है। बड़ा फर्क है सर। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और पंजाब हुकूमत उसका मुस्तकबिल क्या है, चौधरी निसार साहब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऑप्शन हो सकती है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, इंतहाई अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कल की ISI हेडक्वार्टर में एक हाई लेवल मुलाकात के बाद, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है और उसमें गुड कॉप और बैड कॉप वाली स्ट्रेटजी बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट हो रही है, और शहबाज शरीफ अपने आप को एक गुड कॉप के तौर पे पेश करते हैं, लेकिन साथ साथ हुकूमत को कुछ टफ टाइम देने के लिए चंद बयानात भी आते हैं। जैसे आज मरियम बीबी ने एक बयान दिया कि पंजाब में अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। अदम एतमाद की तहरीक के लिए पंजाब में हमें कोई नंबर नहीं चाहिए, हमारे पास नंबर से ज्यादा कि पंजाब में अदम तहरीक के लिए नंबर से ज़्यादा मौजूद है तादाद। सेनेटर फैसल वार साहब, बैरिस्टर मोहसिन रांझा ने भी आपको कहा है कि 3 जून को पंजाब हुकूमत गिराने के लिए कोई मूव करने लगे हैं। क्या पॉसिबल लगता है आपको? देखिए सर, ये जो आपने भी क्लिप दिखाया मरियम नवाज का, इसकी क्रेडिबिलिटी तो नवंबर से हम सुन रहे थे, PDM आ रही है, गवर्नमेंट जा रही है, लॉन्ग मार्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पता नहीं होता क्या। आज हम में भी ख़त्म हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा। अब तो हम भी चाहते कम से कम बाहर तो आए। एक तो इनकी तो कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। इनका क्लिप भी आपके जैसे शोज पे चल रहा है, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन है। नंबर 2 है कि 3 जून को यही इनकी बदौलत, इनके होते हुए, इनके साथ हम बजट पास करेंगे, जैसे हमने सेनेट किया था। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए हम डिबेट के लिए मान लें कि ये 3 जून को पंजाब हुकूमत गिरा देंगे, उसके 1 घंटे बाद हम फेडरल गवर्नमेंट को लात मार के गिरा देंगे। उसका रीज़न ये है कि सर गवर्नमेंट हमारी कमज़ोरी नहीं है, पाकिस्तान हमारी कमज़ोरी है। यानी कि पंजाब पे हमला, उज़दार साहब पे हमला, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे हमला कंसिडर किया जाएगा, तसव्वुर किया जाएगा। देखिए सर, बुज़दार साहब इज़ अ प्लेयर, अ वर्कर ऑफ इमरान खान लाइक मी। और इमरान खान साहब एक अच्छा कप्तान होते हुए अपने टीम मेंबर को हर हद तक डिफेंड करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान को बचाने के लिए हर हद तक, हर मुमकिन हद तक, इंसानी सोच तक या शायद इंसानी सोच के बाहर तक जाएंगे अगर उनके प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज होने की बात आ गई। तो फेडरल हुकूमत गिरा के आप क्या करेंगे? अवाम के पास वापस जाएंगे। अवाम के पास अच्छा ये नहीं हो सकता सर कि हम सिंध उधर दे दें, तुम उधर खाना, पंजाब तुम्हें उधर दे दें, तुम उधर खाना, हम इधर खाएंगे। अगर हमारा मोटिव खाना होता तो ये सेटअप बहुत आसानी से बन जाते, क्योंकि हमने खाया हुआ माल पाकिस्तान में वापस लाना है, इसलिए इस टाइप की ऊंची हथकंडे। वैसे मैं आपको बताऊं सर, ये गॉसिप तो हो सकती है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी हो सकती है, हेडलाइन भी हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चौधरी निसार अली खान साहब शायद हल्फ उठाने दोबारा भी जा रहे हैं। नून लीग के हवाले से शायद हाकान अब्बासी साहब ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कहा कि नून लीग में अब उनकी कोई जगह नहीं है, PTI में कोई जगह है। देखिए, चौधरी निसार साहब की इस मामले में तो आपको इज्जत ज़रूर करनी चाहिए। मैं करता हूँ कि वो बाकियों की तरह नौकर बन के हाथ जोड़ के पीछे नहीं खड़े हुए, जिसमें खाकान अब्बासी है, एहसन इकबाल है और ये सब टाइप 25-30 साल लगाए हुकूमत में, उसको बेटी आई जी बाहर खड़े हो गए हाथ जोड़ के, तो वो तो मरियम को खुश करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली गेम जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज में डिसाइड हो गया है कि हमने मरियम को ना एक्सेप्ट करना है, ना इसके अंडर कमांड चलना है, और लाइक माइंडेड चौधरी निसार उनके साथ हैं। सो अब तो रिफ्ट अंदर है, ठीक है। अब है जब आपकी औलाद जवान हो जाती है तो वैसे भी रिश्ते चेंज हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि लेट्स वेट फॉर सरप्राइजेस। चौधरी निसार कैन बी अ गुड सरप्राइज। I'll put a stop here. चौधरी निसार साहब एक सरप्राइज हो सकते हैं कि वेट फॉर द सरप्राइज, जो नासिर गफूर वो ने इंडिया को कहा था। वो शहबाज के कैंप में जाके मरियम को उड़ा सकते हैं, वो शहबाज अकेले इंडिविजुअली खड़े होकर कर सकते हैं, कोई चीज़ हतमी नहीं होती। यही खाकान अब्बासी कल उनके हाथ जोड़ के फूल पहना के वापस अपने पास ला रहा होगा। ये तो सियासत है सर। एंड व्हेन आई से सरप्राइज एंड फुल स्टॉप सरप्राइज। और इमरान खान साहब के तो अच्छा इंप्रेशन है चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से। एक दफ़ा पहले भी उन्होंने ऑफर दी थी उनको ज्वाइन करने की। सर देखिए, चौधरी निसार साहब मुझे यहाँ तो याद पड़ता है 7 पढ़े में
चौधरी निसार साहब के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, ईमानदार आदमी है जितनी मेरी नॉलेज है, खरा आदमी है और बेशर्म और बेहा आदमी नहीं है। गैरत है, खड़ा हुआ है कि मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा हो सकता हूँ, मेरा लीडर है, शहबाज शरीफ के साथ दोस्ती में खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन किसी गुलामी और नौकर बन के नहीं चलूँगा। और ये सियासत का हुस्न है, ऐसे खुददारी हमारी सियासत में ज़रूरत है। अच्छा, आपने एतजाज़ एहसन साहब की गुफ्तगू भी सुनी थी केसेस के हवाले से, आज मरीम बीबी से इस हवाले से भी सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि तक MNS वापस नहीं आते केसेस को नहीं आगे चलना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। ये केस आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए जब तक MNS खुद यहाँ पर मौजूद नहीं होते अपना केस प्लीड करने के लिए। अगर ये जबरदस्ती करना है और वो तो फिर इंसाफ के तकाजे तो पूरे नहीं होते। सेनेटर फैसल वार साहब, MNS को आप कब वापस ला रहे हैं? सर, इन्होंने ट्रीटीज ही नहीं साइन की थी। हमने ये ट्रीटी साइन की थी कि हमारे पाकिस्तानी को उठा के कोई भी ले जाए मुल्क से बाहर, लेकिन हम चोर, मुजरिम, डाकू, कातिल को, मुल्क दुश्मन को वापस नहीं ला सकते। ये इस मुल्क का अलमिया, ये इस मुल्क की लीडरशिप है। इस मुल्क को कामयाबी का पाकिस्तान कहते थे। और फिर 2 दफा सऊदी अरेबिया गया, भाग कर एग्रीमेंट कर गया, फिर कंधे में बिठा लिया। ये तो मुझे और आपको, कौम को भी सोचना चाहिए ना। जिस आदमी को आप इतनी दफा आजमा चुके हैं, सांप को, और फिर आप उसकी बेटी ये बातें करी बड़ी बड़ी। इनको कहें एक पर्ची लिखें, जैसे खाने के ऑर्डर देते हैं, पाए, निहारी, लस्सी, चाय, कश्मीरी चाय, एक कानून इनके हिसाब से बनाए थे एक पेज के ऊपर, जैसा फरमाती हैं वैसा कर देते हैं। नैब को भी ये कहते हैं, जुडिशरी को भी कहते हैं, फौज को भी कहते हैं, पॉलिटिशियंस को भी कहते हैं, सब दरबार में खड़े होते हैं जाती उमरा में। ये जाती है, ये होने वाला नहीं। अच्छा, आपकी हुकूमत में भी इसी तरह के अपने के लिए कानून बना दिया जाए। और इस हवाले से नाज़रीन, जो रावलपिंडी रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, इसमें क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है बतौर वज़ीर आज़म, कि उन्होंने को कहा जाता था, जो एक दावा था कि अपना करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी, उसका इस्तीफ़ा बाकायदा तौर पे इस हवाले से लिया गया। और ये एक ऐसा केस है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिसकी इंक्वायरी ऑर्डर की, जिसमें पाकिस्तान के साबिक रिटायर्ड जर्नैल, फौजी अफसरान, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और सहाफ़ी सब के सब किसी ना किसी तरह से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो 25 अरब रुपए इसमें इजाफी हुई, जो कि टैक्स पे मेरे और आपके टैक्सों से इस हवाले से टैक्सेस की मद में हमें इजाफी रकम देना चाहिए थी, देना पड़नी थी 25 अरब रुपए। और फ़ायदा किसको होना था? सैकड़ों अरब का इन लोगों को, जो हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट एक्सेप्ट की, उसके मुताबिक इन प्रॉपर्टी डीलर्स को, जिसमें कि ये तमाम लोग आते हैं। तो अभी तक इस इंक्वायरी में आपके ख्याल में कोई प्रोग्रेस होगा क्या, कि इतने सारे जब सेक्टर्स आ जाएं तो छोड़ दिया जाएगा? देखिए अर्शद साहब, इमरान खान साहब की मुश्किलात यही है कि वो जिस माफिया के छत्ते में हाथ डालना चाहते हैं वो ब्लैकमेल करता है। मसला ये है कि ब्लैकमेल हर इंसान हो जाता है, इमरान खान साहब की कमजोरी और बैगेज नहीं है। यही इमरान खान का कमजोरी, बैगेज, बेईमानी, शुगर मिले, बदमाशी होती, कॉम्प्रोमाइज होता। ये आदमी को अल्लाह ताला ने बगैर कमजोरी के बनाया, बगैर बैगेज के बनाया। यही मुश्किल हो रही है, और इस मुश्किल को वो अकेला इस सारे माफिया से फाइट इसलिए कर रहा है, उसको पता है वो एंड ऑफ द डे ही इज गोइंग टू बी द विनर। वो कहते हैं ना कि विनर नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। वही प्राइम मिनिस्टर की है। छोड़ने वाला तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उसके लिए इख्तिदार में रहे या इख्तिदार के बाहर रहे, वो लग गया है, परसिस्टेंट अपनी चीज के अंदर करके छोड़ेगा। और भिड़ों के छत्ते में हाथ डालिए। और नाज़रीन, आज की एक और बड़ी खबर, आज पिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी सदारत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, इस हवाले से कि जो खित्ते में तेज़ी से बदलती सूरत हाल है, उसका कोर कमांडर्स ने इजलास में बैठ के आज बाकायदा तौर पे जायज़ा लिया। और इसमें जो अहम बात थी कि अफ़गानिस्तान में दोबारा से दहशतगर्द ग्रुप्स को मुनज़्ज़म किया जा रहा है, कुछ कुव्वतें उनको मुनज़्ज़म कर रही हैं, तो उस हवाले से जो अफवाज पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस है, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, उसका भी जायज़ा लिया गया। इस हवाले से जो पाकिस्तान पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के वाक़यात हो रहे हैं, उसका भी जायज़ा लिया गया। और पाकिस्तान ने जो इक़दाम करने हैं, ये आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नाज़रीन, अब जो गुज़िश्ता रोज़ ISI हेडक्वार्टर में एक हाई लेवल ब्रीफिंग हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी मौजूद थे, उसके बैकग्राउंड में हुई है। और अफ़गानिस्तान उस मीटिंग का जो प्राइमरी फोकस था। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी फ्लोर ऑफ द असेंबली पे कहा कि कोई अड्डे नहीं दिए जा रहे। दफ्तर खारजा का भी बयान आया। इस हवाले से इंशाल्लाह अगले आने वाले प्रोग्राम में आपके साथ तफसीलन इन मालूमात शेयर करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। सेनेटर फैसल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। इजाज़त दीजिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं।